आज बेटे हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके दो इंपॉर्टेंट या मेजर नेचुरल सोर्सेज हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें प्रोटीन्स और फैट्स एंड ऑयल्स हासिल होते हैं। प्रोटीन्स में प्रोटीन्स कहाँ पर मौजूद हैं? एग्स के अंदर। मटन, चिकन, बीफ, फिश, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें प्रोवाइड करते हैं और इनमें मौजूद होती है प्रोटीन्स। जबकि मिल्क, बटर, चीज, इन सब के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स मौजूद हैं और फैट एंड ऑयल ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अगर हम प्लांट्स की तरफ आए तो प्लांट्स दो तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जिंदा या मुर्दा दोनों। यानी कि डेड प्लांट्स हों तो भी हमारे लिए फायदेमंद हैं, अगर लिविंग प्लांट्स हों तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। पहले इसको देख लेते हैं लिविंग प्लांट्स का। तो लिविंग प्लांट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर मौजूद हैं? व्हीट, गंदम के आटे के अंदर, मेज, मकई का आटा है, पोटैटो है, बार्ले है, राइस है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। जबकि प्रोटीन जो जितनी भी दालें हैं, चने की दाल हो गई, दाल माश हो गई, इन सब के अंदर क्या, जो चने होते हैं खुद, इनके अंदर क्या मौजूद है बेटा? प्रोटीन मौजूद होती है। और ये कहाँ से आती है? हमें लिविंग प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। वाइटामिन भी प्रोवाइड करते हैं हमें प्लांट्स। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, इन सब के अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा ऑयल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे क्या है? ऑयल्स हैं। यानी कि लिविंग प्लांट्स प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑयल्स। लेकिन अगर प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो फिर भी बहुत फायदेमंद है। फिर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और हम अभी जो नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, हम वो इन सोर्सेज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोल, पेट्रोलियम और गैस क्या है, कैसे बनते हैं, इनका क्या यूजेस है, इन सब को हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ओवरऑल बेटा आप देख ले, प्लांट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनिमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम डिनाई नहीं कर सकते एनिमल्स की इंपॉर्टेंस को भी, लेकिन प्लांट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ बेटा। कोल लिखिए बेटा, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोल। इसके अलावा इसी पेज पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। हाउ कोल इज फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन बेटा अगर पेज कहीं भी लिख ले, मैं वन बाय वन इनको 1 2 3 नंबर ले देंगे, फिर मैंने क्या आंसर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मार्क करवाता जाऊंगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कार्बनाइजेशन। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन से मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ बेटा। डिफाइन कोल, ये बेटा पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर स्टार्ट में मिलेगा। कोल क्या है बेटा? कोल इज coal is blackish complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen. It also contains small amount of nitrogen and sulfur compounds. तो कोल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोल क्या है बेटा? ब्लैकिश मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। कलर याद रखेंगे, ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है बेटा कि कोल का कलर क्या होता है? ब्लैकिश कलर का मिक्सचर ऑफ complex mixture of compounds of carbon, hydrogen, oxygen. It also contains small amount of nitrogen and sulfur compounds. तो इसको तो एक बेटा आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, डिफाइन कोल। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है कोल बनता कैसे है। उसका उसका आंसर बेटा इससे नीचे मौजूद है, नीचे वाले पैराग्राफ में। सेकंड,
हाउ कोल इज फॉर्म, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बेटे कोल वाज फॉर्म बाय डीकंपोजिशन। वाज की जगह पे लिख देंगे इज, क्वेश्चन में अगर इज है बेटा तो इज, जहां पे इज लिखेंगे। अगर हाउ कोल वाज फॉर्म पूछा जाता है तो फिर लिखेंगे कोल वाज फॉर्म बाय डीकंपोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बेटा प्लांट्स की जब डेथ होती है, सपोज किसी एरिया में बहुत ज्यादा दरख्त लगे हुए थे, वहां पे कुछ जलजला आया, जमीन उलट गई, या वहां पर कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल चेंजेस आई कि वो जो प्लांट वहां पर थे वो जमीन में दफन हो गए, दब गए नीचे। अब वहां पर जो प्लांट, सपोज ये एक लकड़ी का पीस है जो जमीन के अंदर दफन हो रहा है, और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मट्टी की लेयर्स पड़ती जा रही है बेटा, उसके इर्द गिर्द हर तरफ मट्टी की लेयर। तो उस एरिया में ऑक्सीजन कम है, उसके ऊपर मट्टी की तह ऊपर बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इन कंडीशंस में लकड़ी जो है बेटा वुड में कन्वर्ट उसमें हो जाती है, कोल में जो वुड थी वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो हाउ कोल इज फॉर्म्ड में ये 1.5 लाइन लिखेंगे कि कोल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लांट्स बरीड हैं जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है तो कोल बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ये 1.5 लाइन दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन है क्या, तो उसके आंसर में बेटा ये सारा लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ वुड इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यहां तक लिख देने से 2 नंबर नहीं मिलेंगे, आगे ये बात भी लिखेंगे कार्बोनाइजेशन में, इट इज वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। कार्बोनाइजेशन एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल इट मींस इसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, केमिकल्स भी इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। तो बायोकेमिकल प्रोसेस, it takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time। यहां तक मार्क करेंगे बेटा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ये डेफिनेशन हो जाएगी कार्बोनाइजेशन की। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और कार्बोनाइजेशन इज अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती। जब जमीन के अंदर दफन हो गई है, बरीड हो गई है लकड़ी, वुड, तो वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वहां पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वुड कोयला बन जाता है। लकड़ी जो बेटा जो माइनिंग की जाती है, नेचुरल माइंस है कोयला की, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोयले के जखायर मौजूद है। तो वो कोयला कैसे बनना है, उस लकड़ी से वो कोयला बनना है। तो लकड़ी का जो कोयले बनने का प्रोसेस है उसे कहते हैं कार्बोनाइजेशन। एक आर्टिफिशियल तौर पे भी बेटा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है, यानी कि उसको आधा जलाकर, लेकिन वो कोयला नेचुरल नहीं है। जो नेचुरल कोयला है उसे कहते हैं बेटा कोल। और ये नेचुरली यानी कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड हैं प्लांट्स, उनकी डिकम्पोजिशन से होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये आप लोगों के सामने मार्क किया हुआ है। यहां तक किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें आप लोग। सर क्वेश्चन 2 पर आपने क्या लिखा बेटा? क्वेश्चन 2 है हाउ इज कोल फॉर्म्ड, और उसको उस पर आंसर कहां तक लिखेंगे बेटा? जो ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है ना बेटा कि कोल बनता कैसे है, तो उसमें जहां तक ब्लू कलर में मार्क किया ये लिखेंगे बेटा, यानी कि ये कार्बोनाइजेशन तक लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हाउ कोल इज फॉर्म में कार्बोनाइजेशन तक लिखेंगे, और कार्बोनाइजेशन का अलग क्वेश्चन आता है तो फिर कन्वर्जन ऑफ वुड से स्टार्ट करके जहां तक मार्क किया हुआ है टाइम तक, वहां तक मार्क करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। इसको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, यानी कि अब नेक्स्ट, इस नेक्स्ट लाइन में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू आता है एक कि वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन। एमसीक्यू है बेटा, लकड़ी के अंदर कार्बन कितनी है बेटा? 40%। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप ऑफ कोल आर फाउंड, दीज टाइप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कंटेंट। बिस्मा
कह रही हैं सर फिर से समझा दें, नेट चला गया था। और महानूर कह रही हैं सर टोटल कितने क्वेश्चन थे? बेटा ये तो अभी 3 क्वेश्चन किए हैं ना अभी आपके सामने, बाकी भी क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों का आ जाए मेरे ख्याल में टेस्ट। T2 आप लोगों का मेरा ख्याल में आज है बेटा। तो T2 में भी आप लोगों का 25 मार्क्स का मैंने टेस्ट बनाया है, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 9 मार्क्स के और 6 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अच्छा बेटा दोबारा बता दूं मैं, चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटे। वैसे तो ये अपलोड हो जाते हैं बेटा लेक्चर, वहां से भी आप देख सकती हैं। चलिए मैं बता देता हूँ दोबारा। बेटे पहला सवाल है डिफाइन कोल, मैंने उसको ग्रीन लाइन से मार्क किया है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोल है क्या? कोल इज ब्लैकिश मिक्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स का एक ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है और इसे हम कहते हैं कोल। ग्रीन लाइन इसको मार्क किया, यानी कि कोल में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और समटाइम्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटे हाउ इज कोल फॉर्म। जब हमने कोल को डिफाइन कर दिया तो फिर ये सवाल पैदा होता है कोल बनता कैसे है। अच्छा मोइज तालिब कह रहे हैं सर लावा इतना गर्म होता है लेकिन जमीन में ठंडा होकर कोल में। बेटा लावा नहीं, वो तो पिघली हुई नॉन मेटल्स है और मेटल्स होती हैं पिघली हुई। वो लकड़ी जो कोल है बेटा वो लकड़ी से बनता है। लावा जो है वो बेटा और रॉक्स होती हैं मोल्टन फॉर्म में, वो दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा बेटा हाउ इज कोल फॉर्म। कोल वाज फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट। जमीन की बेटा तह में जो प्लांट्स दफन हो जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से, कहीं पे जलजला आया है, कुछ पुराने वक्तों में ये कहा जाता है कि ये जो नमक के पहाड़ हैं ये कैसे बने, कि यहाँ पर समंदर हुआ करता था, जमीन उलट गई, वो उधर ही चीजें दफन हो गई। कितने कितने एरियाज बिल्कुल अर्थी में, कितने कितने अर्थ के बड़े एरियाज में ऐसे हुए कि जलजले आए या जमीन में जमीन फटी और बहुत सी चीजें जमीन में दफन हो गई। तो अगर प्लांट्स इस तरह से जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, तो उनकी बॉडीज आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती हैं कोल में। तो ये जो बेटा को तो आपने तो हमें समझ आ गई कि कोल कैसे बनता है, कि जो प्लांट है जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे बरीड हो जाते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में उनसे वो बन जाता है, कोल बन जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन था बेटे व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो कन्वर्जन ऑफ वुड, यहाँ से येलो लाइन से मार्क किया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये साथ में लिखेंगे कि कार्बोनाइजेशन है क्या, एक आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जमीन के अंदर जब लकड़ी दफन हो चुकी है, उसके ऊपर टेम्परेचर काफी उधर ज्यादा है और प्रेशर क्रिएट हो चुका है और ऑक्सीजन है नहीं, तो बैक्टीरिया उस लकड़ी को वुड उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। और फिर बेटा मैंने एक सर्कल लगाया हुआ है, एमसीक्यू मार्क किया है कि लकड़ी के अंदर, सॉरी जो कोल के अंदर कार्बन है वो 40% होती है। यहाँ से ये एमसीक्यू है। और उसके बाद नेक्स्ट बेटा पेज पे चलते हैं। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ जो आपके सामने ये जो बॉक्स शो रहा है। ये 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली बेटा पीट, यानी कि उसके अंदर कार्बन का कंटेंट 60% है और ये एक इंफीरियर क्वालिटी का कोल है और इट इज यूज्ड इन किल। ये जो भट्टी होती है लकड़ी बनाने के लिए, वहां पे सॉरी ईंटें बनाने के लिए जो भट्टी यूज होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। बाकी चीजें जो है वो डिकम्पोज हो जाती हैं, छाल वगैरह दरख्तों की, उसमें और भी कुछ एलिमेंट्स है, कुछ लॉस हो जाते हैं, कुछ उनके अंदर मॉइस्चर शामिल हो जाता है। तो कार्बन का देखिए, कोयले के अंदर कार्बन एक उसका कंपल्सरी कंटेंट है। और ये हम आपके सामने जो स्क्रीन पे पेज हो रहा है इसके अंदर लिखा आपको कि जो अगर 60% कार्बन है तो वो क्या होगा, उस टाइप ऑफ कोल को क्या कहेंगे, पीट। और बाकी 40% क्या होगा इसके अंदर, बाकी 40% इसके अंदर मॉइस्चर हो सकता है, बाकी कार्बन के अलावा और हाइड्रोजन, दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट्स हो सकते हैं बाकी। जबकि लिग्नाइट है बेटा उसके अंदर 70% कार्बन है, तो 30% बाकी जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। वो ऊपर उनको मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, यहाँ पर थी। ये बेटा ये इस लाइन को देखेंगे, कार्बन कंटेंट हो सकता है, कार्बन के अलावा बाकी चीजें कौन सी हो सकती हैं, वोलाटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। यानी कि अगर
60% कार्बन है तो 40% वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर होगा उसके अंदर। अगर 70% कार्बन है तो वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर 30% होंगे। और ये डिपेंड किस पे करता है, वो कब से जमीन के अंदर वो हो चुके हैं, दफन कब हुए, इनको कितना टाइम हो गया उनके प्रोसेस को। अगर ये देखें बेटा, यानी कि अगर कोई कोयला ऐसा है जो बहुत पुराना है तो वो एंथ्रासाइट होगा, वो बहुत जमीन की जाके नीचे दफन हुआ है। अगर उसके ऊपर वाला होगा वो बिटुमिनस कोल होगा, और उससे भी ऊपर लिग्नाइट। और जो सबसे पहले ऊपर ऊंची, यानी कि जिसको कम अरसा हुआ है, जिसकी अभी डिकम्पोजिशन जारी है, वो कोल क्या कहलाता है, पीट कहलाता है। बेटा आज 55 पे लेक्चर खत्म होगा, 9:55 पे लेक्चर खत्म होगा हमारा। तो ये कार्बन का कंटेंट और उनके अंदर बाकी चीजों की जो मिकदार है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितना टाइम हो गया है उस लकड़ी को जमीन के अंदर बरी हुआ। यानी कि अगर उसको ज्यादा टाइम हो चुका है तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा बच चुका होगा और बाकी चीजें मॉइस्चर वगैरह उसमें से निकल चुका होगा, लॉस हो गया होगा। और अगर अभी कम अरसा हुआ है उसको लकड़ी को बाकी थोड़ा अरसा हुआ है जमीन के अंदर दफन हुआ, तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होगा और मॉइस्चर और बाकी वोलेटाइल कंपोनेंट उसके अंदर ज्यादा होंगे। ये बेटा पैराग्राफ मैंने कहा था कि आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आता है। लिग्नाइट के अंदर बेटा 70% कार्बन कंटेंट है। इट इज सॉफ्ट कोल एंड यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन। ये थर्मल पावर स्टेशन में जहाँ पे कोयले को जलाकर बिजली प्रोड्यूस की जाती है, तो ये बेटा कौन सा कोयला होता है, लिग्नाइट, और इसके अंदर कार्बन कंटेंट होते हैं 70%। नेक्स्ट है बेटा बिटुमिनस। बिटुमिनस इसके अंदर 80% कार्बन कंटेंट है, 20% वोलेटाइल और कंपोनेंट और मॉइस्चर है। इट इज कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल। घरों में ये वाला कोल यूज होता है। हमारे यहाँ तो हम लकड़ी को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, अदर कंट्रीज में वो जहाँ पर जिन इलाकों में बहुत ठंड होती है वो इंगीठियों में कोयला इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो यही कोयला होता है बिटुमिनस। और नेक्स्ट है बेटा एंथ्रासाइट, और इसके अंदर 90% कार्बन है। इट इज सुपीरियर क्वालिटी कोल दैट इज यूज इन इंडस्ट्री, और इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहां पर हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो इसको बर्न किया जाता है और हाई टेम्परेचर अचीव किया जाता है। अब अगर इनके नाम देखें बेटा तरतीब से याद करने का, तो इनका रिवर्स अल्फाबेटिकल है। ये देखें, ए तो ये सबसे आखिर, फिर बी आता है, फिर एल आता है और आखिर फिर पी आता है। तो इनके नाम तरतीब से याद करेंगे, यानी कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एंथ्रासाइट 90% उसके अंदर कार्बन है, बिटुमिनस के अंदर 80%, लिग्नाइट के अंदर 70% और पीट के अंदर 60% कार्बन कंटेंट है। तो इस पैराग्राफ को याद करेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा नीचे वाले टेबल के नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज या डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब बेटा कोल के अंदर हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। कोल के अंदर हजारों की, हम अभी तक हमने डिस्कस किया है कोल है क्या, कोल बनता क्या है, कोल की कंपोजिशन क्या है, लेकिन हमारा टॉपिक था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज। इट मींस कोल इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा कोल के अंदर हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। कोल हैज बिकम coal has become a major source of organic compound because of destructive distillation। अब कोल के अंदर से बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो निकालने का प्रोसेस है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोयला अकेला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, उसके अंदर बहुत सी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसको अब निकालना कैसे बेटा, नीचे से मार्क, ये नीचे वाली लाइनें मार्क करेंगे। ये बेटा इसका आंसर है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
और ये लाइन लिखेंगे फिर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलोंग विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जहां तक ये वाली लाइन बेटा मार्क करेंगे जो ब्लू से मार्क किए हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, कि वो जो कोल हमें अब हासिल हुआ है अब उसको हम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता हीट करेंगे तो उससे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं, स्लो हीटिंग को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक। तो इसके साथ बहुत से कंपाउंड हासिल होते हैं, ऑर्गेनिक भी और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हासिल होते हैं। तो ये है बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को आपने जो ब्लू लाइन से मार्क किया हुआ है यहां तक बेटा आप मार्क करेंगे। और यहां तक हमारा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम कोल गैस से स्टार्ट करेंगे। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लिख दें नो क्वेश्चन बेटा। और कल तक जितने भी लेक्चर थे बेटा वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। जी बेटा क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, जी बेटा ये हम खुद करेंगे, ये अब आर्टिफिशियल है। यानी कि हम कोयला निकाल के ले आए हैं, उससे हमने दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालना है, तो इसको इंडस्ट्री में खुद उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हम खुद करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। तो बेटा डिस्ट्रक्टिव का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि आप कोयले को डिस्ट्रॉय कर देते हो ना। अब ये तो जिसने नाम पहले दिया होगा तो उसी का बेटा, उसने डिस्ट्रक्टिव का नाम ही क्यों दिया, उसने इसको इब्राहिम डिस्टिलेशन क्यों नहीं कहा। बेटा डिस्टिलेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कल परसों के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को अच्छी तरह से माइंड में रखो, क्योंकि बेटा ये कंफ्यूजिंग है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्ट्रक्टिव और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। अल्लाह हाफिज बच्चों।